हेडिंग डाल लीजिए कला या आर्ट। ठीक है। देखो, कला का मतलब होता है निपुणता, फाइननेस। अगर कला शब्द को हम लोग डिफाइन करें तो इट्स मीनिंग इज फाइननेस। जैसे अंग्रेजी में भी आर्ट शब्द है इसके लिए, तो आर्ट का मतलब भी फाइननेस है। कोई व्यक्ति अगर कुछ काम करने में निपुण है मान लो, तो हम कहते हैं इसके पास तो बड़ी अच्छी आर्ट है। क्यों? क्योंकि आर्ट का मतलब ही फाइननेस है। तो एक तो बात यह हुई कि कला का मतलब है उत्कृष्टता। तो अगर हम अपने किसी काम को उत्कृष्टता पूर्वक प्रदर्शित कर सकते हो, इसी को हम लोग कला कहते हैं। जैसे कुछ हमारे काम ऐसे हो सकते हैं जो लोगों को देखने में बड़े अच्छे लगे, जिनको हम लोगों को दिखाकर रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे हमने कोई बिल्डिंग बनाई, हमने कोई मूर्ति बनाई, कोई पेंटिंग बनाई, कोई चित्रकारी की, तो दैट इज नोन एज विजिबल आर्ट। दृश्य कलाएं कहते हैं इन्हें। क्योंकि इसमें देखने के लेवल पर निपुणता हमारे, या किसी व्यक्ति के देखने के लेवल पर हमारी जो निपुणता है वो प्रदर्शित होती है, फाइननेस रिप्रेजेंट होती है। एक दूसरी है जिसमें हम लोग अपने फिजिकल लेवल पर जो अपनी आर्ट है उसको रिप्रेजेंट करें। जैसे कि म्यूजिक, है ना, उसको बजा के, गा के, डांस करके, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, या फिर कोई नाटक वगैरह करके, तो दैट इज परफॉर्मेंस आर्ट्स कहते हैं हम लोग इन्हें, निष्पादनकारी कलाएं कहते हैं। और तीसरी है साहित्यिक कलाएं। तीन तरीके की होती हैं। जब हम अपने विचारों को भाषा और लिपि के माध्यम से किसी के सामने बड़े प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करें, तो दैट वुड बी नोन एज लिटरेरी आर्ट। इसी को हम लोग साहित्यिक कला कहते हैं। तो कला माने निपुणता, और ये तीन तरीके से प्रदर्शित होती है। दृश्य कलाओं के रूप में यानी विजिबल आर्ट्स के रूप में, निष्पादन कलाओं के रूप में यानी परफॉर्मेंस आर्ट्स के रूप में, और तीसरी साहित्यिक कलाओं के रूप में यानी लिटरेरी आर्ट्स के रूप में। वास्तुकला, या जिसे हम लोग आर्किटेक्चर कहते हैं, इट इज अ विजिबल आर्ट, इट इज अ फॉर्म ऑफ विजिबल आर्ट। तो आगे चलकर हम इसी को पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर को। ठीक है। और आर्किटेक्चर में भी सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। यहां से क्वेश्चन पक्का आना है। देखो, एक और बात है। जो आर्ट है ना, ये सौंदर्य शास्त्र से भी संबंधित है। सौंदर्य शास्त्र का मतलब है जो चीज देख के अच्छी लगे, है ना, वो सारी चीजों सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत आती हैं। तो कला सौंदर्य शास्त्र से भी संबंधित है। सौंदर्य दृश्य कलाएं, विजिबल आर्ट। ठीक है ना। और विजिबल आर्ट में भी जो सबसे पहले पढ़ेंगे, विजिबल आर्ट में हम लोग दो तीन पढ़ेंगे। मूर्तिकला पढ़ेंगे, वास्तुकला पढ़ेंगे, चित्रकला पढ़ेंगे। ये तीन तो हमें पढ़नी है, पेंटिंग, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर। सबसे पहले आर्किटेक्चर, यही से क्वेश्चन आएगा। इन तीनों के अलावा चौथी जगह से क्वेश्चन नहीं आएगा। और पढ़ेंगे भी इसे तो एंशियंट से लेके और मॉडर्न तक। तो आप अगला हेडिंग डालना दृश्य कलाएं या विजिबल आर्ट, और इसमें पहला हेडिंग डालना इसमें भी वास्तुकला या आर्किटेक्चर। ठीक है ना। देखो, वास्तुकला दो शब्दों से मिलकर बना, एक वास्तु और कला। वास्तु शब्द बना है वास्य से। वास्य, वास्य माने जहां कोई रहता हो। इसलिए वास्तुकला का मतलब है कि कला का वह हिस्सा या कला का वह भाग जिसमें निपुणता प्रदर्शित की जाए लोगों के रहने सहने के लेवल पे। इसलिए घर का बनाना या रहने सहने के स्थानों को विकसित करना, ये सब का सब स्थापत्य कला या आर्किटेक्चर के अंतर्गत हम लोग करते हैं। अब ये काफी बाद में विकसित हुआ, क्योंकि शुरुआत में जो मानव था उसने तो कुछ आवास बनाए नहीं,
आदि मानव ने तो वो गुफा वगैरह में रहता था या पेड़ों पर। अगर कहीं कुछ मिलता है तो गर्त आवास जरूर मिलते हैं, गड्ढों में, गड्ढों के घर जम्मू कश्मीर वगैरह में, गुफकराल वगैरह में। हालांकि वो कोई वास्तुकला के तो उदाहरण नहीं है। आर्किटेक्चर के लेवल पर अगर सबसे पहला कोई उदाहरण देखने को मिलता है इंडिया में, तो दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सैंधव स्थापत्य थी वो काफी उत्कृष्ट थी, रिफाइन थी। इसीलिए स्थापत्य कला में या भारतीय स्थापत्य कला में सबसे पहले अगर कहीं कुछ देखने को मिलता है तो वो सैंधव स्थापत्य कला है या इंडस आर्किटेक्चर है। तो एक तो ये है। दूसरी है फिर बौद्ध काल की। जब लोहा आ गया भारत में और यहाँ सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन हुई। फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन थी सिंधु घाटी सभ्यता में। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए, सोच के बताना, घरों के बनाने की व्यवस्था नगरों में होती है ज्यादा या गांवों में होती है? अगर एक कंपैरिजन हम लोग करें तो घरों को एक सिस्टमैटिक तरीके से बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नगरों में ज्यादा मिलेगा या गांवों में, सिटीज में मिलेगा? इसीलिए आर्किटेक्चर की जब हम लोग स्टडी करते हैं तो फिर वो सिटीज के अंतर्गत करते हैं, नगरों के अंतर्गत वो आर्किटेक्चर की स्टडी होती है। जैसे फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन हम लोगों को भारत में देखने को मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो वहां की स्थापत्य को पढ़ते हैं। सेकंड अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन हमें देखने को मिलती है, जब दोबारा नगरों की उत्पत्ति होती है, वो बौद्ध काल में होती है। ये वही समय है जब 16 महाजनपदों की उत्पत्ति हुई और बाद में पाटलिपुत्र एक इंपॉर्टेंट सेंटर बना, नगर बन गया। तो दूसरा जो चेंज आता है आर्किटेक्चर के लेवल पर वो बौद्ध काल में आता है। बौद्ध काल में जो आर्किटेक्चर है उसमें दो तीन चीजें हैं। जैसे स्तूप बनाए गए। स्तूप माने जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनके जो रेलिक्स थे उनको किसी पात्र में रखकर और एक जगह पर दफनाया गया। जिस जगह पर दफनाया गया उसके ऊपर एक ऊंचा सा एक खंबा खड़ा किया गया जिसे स्तूप हम लोग कहते हैं। तो एक स्तूप ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के अंतर्गत आता है, पढ़ेंगे इसे आगे। फिर चैत्य और विहार, ये दो चीजें भी आई। जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे उस जगह को चैत्य और विहार कहते थे। ये बुद्धिज्म के सेंटर्स थे। जैसे बौद्ध गया में कई सारे बौद्ध चैत्य और विहार देखने को मिलते हैं। एक ये भी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का है। एक केव आर्किटेक्चर जो गुफा स्थापत्य है, जिसमें पहाड़ों को काटकर गुफाओं को बनाया गया रहने के लिए, अजंता और जैसे अलोरा में। तो ये भी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के अंतर्गत ही आती है। इस पर भी बुद्धिस्ट प्रभाव है। तो एक दूसरा स्टेज आता है आर्किटेक्चर में जो बौद्ध प्रभाव के अंतर्गत है। दो हुए। तीसरा आर्किटेक्चर देखने को मिलता है मंदिरों का। उत्तर भारत में अलग तरीके के बनाए गए, दक्षिण भारत में अलग बनाए गए और मध्य भारत में अलग तरीके के मंदिर बनाए गए। मंदिर आर्किटेक्चर में या टेम्पल आर्किटेक्चर में तीन तरीके की शैलियां हैं, तीन तरीके के स्टाइल हैं। नॉर्थ इंडिया में नागर स्टाइल जो गुप्तों के समय में देखने को मिलता है। साउथ इंडिया में द्रविड़ स्टाइल जो विशेष तौर पर पल्लव काल में बहुत बढ़ा। उसमें कई शैलियां हैं उसमें भी, जैसे मामल्ल शैली उसमें है, नरसिंह वर्मन शैली उसमें है, कई सारी शैलियां हैं। तो दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर बने दैट वर इन द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब बीच में मध्य भारत में यानी बॉम्बे के आसपास या महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में या उड़ीसा में, खैर उड़ीसा में तो नहीं, उड़ीसा के तो नागर स्टाइल के ही है,
महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के जितने मंदिर हैं उनमें एक तीसरे तरीके की स्टाइल मिलती है जिसे हम लोग बेसर शैली कहते हैं, बेसर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। तो ये तीन तरीके की टेम्पल आर्किटेक्चर है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, तीनों को पढ़ेंगे। ठीक है। चालुक्य काल में बेसिकली ये बेसर टाइप के आर्किटेक्चर सबसे ज्यादा पली बड़ी, चालुक्यास पीरियड में पढ़ेंगे इसे। अब इसके बाद जो अगली आर्किटेक्चर आती है वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आती है। जब इस्लाम इंडिया में आया तो वो एक स्पेसिफिक टाइप की आर्किटेक्चर अपने साथ लेके आए। हम लोगों ने पीछे ये मेडिवल में पढ़ा है, गुंबद लेके आए, डॉम लेके आए, डॉम सिस्टम वो लेके आए, डबल डॉम की कॉन्सेप्ट वो लेके आए, मिनारेट्स की कॉन्सेप्ट वो लेके आए। तो फिर एक तरीके की आर्किटेक्चर ये है जो कि सल्तनत पीरियड से शुरू होके और मुगल पीरियड तक जाती है। और सबसे लास्ट की जो आर्किटेक्चर है वो अंग्रेजों के टाइम की है जिसे हम लोग मॉडर्न आर्किटेक्चर कहते हैं। इस मॉडर्न आर्किटेक्चर में ल्यूटेंस जोन दिल्ली बना जिसमें पार्लियामेंट बिल्डिंग, राष्ट्रपति भवन ये सब बनाए गए। और कुछ मामलों में ला कोर्बुजियर के द्वारा चंडीगढ़ का निर्माण हुआ। ये चंडीगढ़ एक पहला डिफाइंड सिटी था इंडिया में। तो फिर ये मॉडर्न आर्किटेक्चर के अंतर्गत आता है। ला कोर्बुजियर का इसमें बड़ा योगदान है, जिनकी शायद अभी डेथ हुई फ्रांस में कुछ दिन पहले, फ्रांसीसी थे एक। ये आर्किटेक्चर की जर्नी है जो मैंने आपको अभी बताई। इतनी बातों को हम लोग देखेंगे इसमें। क्लियर है आपको ये बातें? क्या पढ़ना है? अब मुझे बताओ इसके बाहर आएगा कुछ? आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे ना मेंस के, तो इसमें से ही मिलेंगे सब। बेसिकली दो में से मिल जाएंगे, तीन में से मिल जाएंगे। बेसिकली पहले तीन में से ही इंडस वैली में से मिल जाएगा या तो कोई क्वेश्चन, या तो यहां से आता है, ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में आ जाएगा, कोई स्तूप दे देगा, चैत्य विहार के बारे में पूछ लेगा, या फिर मंदिर आर्किटेक्चर के बारे में आ जाता है। इसके बाद आता नहीं कुछ। कभी मेडिवल में से आया तो फिर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में, मॉडर्न के बारे में तो अभी तक कुछ पूछा नहीं गया है। पहला वाला हेडिंग डालना, सिंधु कालीन स्थापत्य कला या इंडस वैली आर्किटेक्चर। देखो सबसे पहले नगर हमें यही मिलते हैं, इसीलिए सबसे पहले आर्किटेक्चर के जो दर्शन है वो यही होते हैं। अब सिंधु घाटी के जो नगर थे उनकी भी कुछ अपनी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे। जैसे अब ये मैंने पीछे आपको सब कराया है उसमें एंशिएंट इंडिया में क्या उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ग्रिड प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी नगर बने सब में ग्रिड प्लानिंग थी। ग्रिड प्लानिंग माने कि सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी और नालियां एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। इसलिए आयताकार खंडों में पूरा शहर विभाजित था, इन रेक्टेंगल शेप में बना हुआ था। दूसरी चीज ये थी कि जो मकान थे पक्की ईंट के बीटों के बने हुए थे। उन मकानों में से पानी निकासी की व्यवस्था बड़ी बढ़िया थी। पहले छोटी नालियां थी, फिर छोटी नालियां बड़ी नालियों में गिरती थी। मकानों को और नालियों को बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग हुआ। जिप्सम और चूने से एक जगह पर जोड़ के बनाया गया। इवन ईंटों में भी एक तरीके का रेशो था। ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में 4, 2 और 1 का अनुपात था। मान लो कोई ईंट 4 इंच लंबी थी तो वो 2 इंच चौड़ी थी और 1 इंच मोटी थी। तो ईंटों में भी एक तरीके का अनुपात देखने को मिलता है। इसके अलावा घरों में फर्श मिलता है। कई जगहों पर फर्श भी ईंट का मिलता है, उसे भी जिप्सम से जोड़ा गया। 2 मंजिला और 3 मंजिला इमारतें भी हैं, कुछ इमारतें तो 5 मंजिला भी मिली। तो दैट वाज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है।